हम लोग का फर्स्ट पार्ट क्लियर था ना? फर्स्ट पार्ट का आप सबने क्वेश्चन आंसर कर लिया। अब है सेकंड पार्ट में लैबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। तो हमने पढ़ा था, हमारा एक्टिविटी सीरीज़ एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड एंड। अब इन सारे मेटल्स में से हमने पढ़ लिया कि पोटेशियम और सोडियम को क्यों नहीं यूज़ करते, क्योंकि दे आर हाईली एक्सप्लोसिव। कैल्शियम, मैग्नीशियम एक्सपेंसिव, एल्युमिनियम के ऊपर कोटिंग, आयरन के साथ क्या था? आयरन के साथ कोई पर्टिकुलर इम्प्योरिटीज़ था। इसके साथ इनसॉल्युबल कंपाउंड बनते हैं, और यही वो टेस्ट में पूछा गया था। वो लेड था जो एक सर्टेन टाइम के बाद रिएक्शन स्टॉप हो जाता है, पूछा गया था ना। कॉपर को क्यों नहीं? क्योंकि वो डिस्प्लेस हाइड्रोजन को नहीं कर सकता। तो इन सब में से बेस्ट लैबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन के लिए किसको कंसिडर किया गया है? जिंक में, जिंक को। ठीक है, सो वी स्टार्ट और वी बिगिन फ्रॉम लैबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ व्हाट? हाइड्रोजन। तो जब हाइड्रोजन का लैबोरेटरी प्रिपरेशन करना है तो हम लोग किस तरह का जिंक लेते हैं? ग्रैन्युलेटेड जिंक लेते हैं। ग्रैन्युलेटेड जिंक मतलब जिंक का छोटा छोटा टुकड़ा। ठीक है, जिंक का हम क्या लिया? हमने क्या लिया? ग्रैन्युलेटेड जिंक, और उसके साथ क्या लेंगे? डाइल्यूट HCl लेंगे। ठीक है, डाइल्यूट HCl हमने लिया, या फिर अगर आपका मन है तो आप डाइल्यूट H2SO4 भी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, जब हम जिंक को, इसी जिंक ग्रैन्यूल्स को जब हम डाइल्यूट HCl के साथ ट्रीट कराएंगे, आप सबको पता है जिंक क्या होता है? Zn2+, और ये क्या होता है? H+ और Cl-। तो ये जो Zn2+ है वो Cl- के साथ क्या फॉर्म करता है? ZnCl2+, H और H मिलके H2। लेकिन यहाँ पर 2 लेना पड़ेगा मॉलिक्यूल्स HCl का, तब जाकर के हमारा जिंक क्लोराइड, ये क्या है? बेसिकली एक सॉल्ट है। ये क्या है? ये हाइड्रोजन गैस है ना। और ये क्या है? डाइल्यूट एसिड। और ये क्या है हमारे पास? मेटल। तो जब हम किसी मेटल को डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन कराए तो हमें मिला एक तो सॉल्ट, और दूसरा कौन सा गैस मिला? एंड द सेम प्रोसेस कैन बी रिपीटेड विथ डाइल्यूट H2SO4। ठीक है, तो यहाँ पर बनता है ZnSO4+। यहाँ पर बैलेंस करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमारा रिएक्शन ऑलरेडी ही बैलेंस्ड है। ठीक है, अगर इसका स्ट्रक्चर देखना चाहोगे तो ये कुछ इस तरह का है। ठीक है, हमारे पास ये यहीं से डाइल्यूट एसिड को हम लोग पोर करेंगे। ठीक है, इससे से डलाएगा, और यहाँ से हमारा ये डिलीवरी ट्यूब कहलाता है। क्या कहलाएगा? क्या डिलीवर करेगा यहाँ पर? ये हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और यहाँ पर हमारा ये इस तरह का है। यहाँ पर हम वाटर रखे हुए हैं। ठीक है, इसमें भी वाटर का एक सर्टेन हाइट है। अब आप इसमें दिमाग लगाओ कि यहाँ पर हमने पहले से क्या ले रखा है? जिंक का, जिंक ग्रैन्यूल्स है, बोर्ड पे ही देखोगे। और यहाँ से हम कौन सा एसिड को डिप कर रहे हैं? या तो डाइल्यूट HCl या फिर डाइल्यूट H2SO
तो जब ये रिएक्शन हुआ तो हमारे पास ये सॉल्ट बना ZnCl2, ये सॉल्ट कहाँ रहेगा, ये यहीं पर रह जाएगा, ठीक है, प्रोड्यूस होने के बाद। और जो हाइड्रोजन गैस है वो वाटर सॉल्युबल नहीं है, तो यहाँ से हम देखेंगे कि यहाँ से कौन सा गैस जाएगा, तो ये जब हाइड्रोजन गैस यहाँ से जाएगा, तो हम लोग ने कल एक क्वेश्चन भी दिया था टेस्ट में कि हाइड्रोजन इज़ नॉट कलेक्टेड इन एयर, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोसिव नेचर का होता है एंड इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड, एक्सप्लोसिव होता है, साधारण आंसर। तो हम उसके एनर्जी को शांत करने के लिए कहाँ पर कलेक्ट करते हैं, वाटर में। तो जैसे ही यहाँ से हाइड्रोजन गैस आएगा, हमने इसको कहाँ पर पुकारा, पानी में। अब ये पानी में जब हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकलेगा, तुम एक पानी में स्ट्रॉ लेके फूंकते हो तो इस तरह से आवाज़ आता है, क्यों, क्योंकि तुम्हारे माउथ से जो एयर निकल रहा है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और वो बुलबुला के फॉर्म में बाहर आ रहा है, एफरवेसेंस हो रहा है। तो यहाँ से भी जब वो गैस आएगा तो यहाँ से भी बबल्स निकलेगा, पानी में सॉल्युबल नहीं है ना, ये बबल्स ऊपर जाएगा, बोलो, एक समय के बाद ये पानी का सरफेस को छोड़ देगा। और ये तो इनक्लोज्ड है कि ओपन है, ऊपर से ये क्लोज्ड है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आकर के कौन सा गैस कलेक्ट होगा, अच्छा, हमारे पास इतना ही स्पेस है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन तो कंटिन्यूसली बनता चला जा रहा है। एक समय के बाद यहाँ पर स्पेस कम हो जाएगा हाइड्रोजन को रखने के लिए, तब ये क्या करेगा, क्या ऊपर वाले को ढकेल देगा, नहीं, पानी को नीचे ढकेलेगा। तो इसमें ये क्या करता है, हम बोल सकते हैं H2, that means hydrogen is collected by downward, बताया था ना एक बार, डिस्प्लेसमेंट ऑफ, ठीक है। तो ये पानी को नीचे की तरफ ढकेल रहा है और साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी हमारा कलेक्ट हो रहा है। तो इस फनेल का नाम पता है क्या है, इसे बोलते हैं थीसल फनेल। आप लोग नोट्स में इसको नोट कर लेना, इसे क्या बोलते हैं, थीसल फनेल। ये कहलाता है राउंड बॉटम फ्लास्क। इसका बॉटम क्या है, राउंड है ना, तो इसे क्या बोलते हैं, राउंड बॉटम्ड फ्लास्क। इस पाइप को क्या बोलते हैं, डिलीवरी ट्यूब। ये बेसिकली एक ट्रफ है, ये कंटेनर है ना, इसे क्या बोलेंगे, ट्रफ। और ये एक ट्यूब है, ये क्या है, एक, तो ट्यूब इन्वर्टेड है या सीधा है, इन्वर्टेड है, क्योंकि ट्यूब का ओपनिंग हमेशा टॉप में होना चाहिए, इसको उल्टा करके रखा गया है। होप यहाँ तक क्लियर है, सिद्धि को भी क्लियर है। ये ओवरऑल हमारा लैबोरेटरी प्रिपरेशन था, ठीक है। तो हम जब भी किसी कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं तो हम उसमें उसके लैबोरेटरी प्रिपरेशन को ज़रूर से पढ़ते हैं कि अगर लैबोरेटरी में उस गैस को बनाना है तो लैबोरेटरी में हम उसको गैस को कैसे बनाएंगे। और बनाने समय बहुत चीज़ को ध्यान रखा जाता है, बहुत सारे इम्प्योरिटीज़ प्रोड्यूस होते हैं, उन सारे इम्प्योरिटीज़ को कैसे हटाया जाए वो भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है। तो कहता है जिंक ग्रैन्यूल्स को इसलिए प्रेफर किया गया, प्योर जिंक ना लेके हमने क्या लिया, जिंक का ग्रैन्यूल्स, क्योंकि इसमें जो इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होते हैं, उस इम्प्योरिटी का नाम बता सकते हो, कॉपर। उस इम्प्योरिटीज़ का नाम क्या है, इसमें एक इम्प्योरिटी पाया गया और इस इम्प्योरिटी का नाम है कॉपर। और वो कॉपर एक कैटलिस्ट का काम कर रहा है। कॉपर क्या करता है, रिएक्शन को स्पीड अप कर रहा है। अगर प्योर जिंक लोगे तो उतना फास्टली हाइड्रोजन प्रिपेयर नहीं हो पाएगा जितना फास्टली ग्रैन्युलेटेड जिंक प्रिपेयर कर रहा है। क्यों, क्योंकि इसमें एक इम्प्योरिटी पाया जाता है और इम्प्योरिटी का नाम क्या है, और ये कॉपर किस तरह से काम करता है, इट कैटेलाइजेस द रिएक्शन और यू कैन से इट स्पीड अप्स द रिएक्शन। ये रिएक्शन को क्या कर रहा है, स्पीड अप कर रहा है। तो यहाँ पर जो ये फॉर्मेशन ऑफ बबल्स, इसे क्या बोलेंगे, एफरवेसेंस। यहाँ पर क्या नोट कर लोगे, दिस इज कॉल्ड इवोल्यूशन ऑफ गैस इन द फॉर्म ऑफ एफरवेसेंस। एंड व्हाट इज द कलेक्शन मेथड यूज, इट कैन बी आज, पूछा जा सकता है कि हाइड्रोजन को किस तरह से कलेक्ट कर रहे हैं। सो हाइड्रोजन इज कलेक्टेड बाय द डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ, नो डाउट। और कह रहा है किसी भी गैस को पानी में कलेक्ट कब करेंगे, किसी भी गैस को पानी में तभी कलेक्ट करते हैं जब वो उसमें सॉल्युबल ना हो। अगर वो पानी में सॉल्युबल होता, अगर तुमको पेंट को साफ़ करना होगा, पेंट में गंदा गिर जाएगा तो उसको पानी में नहला दोगे पेंट को पूरा, नहीं ना, वो तो सॉल्युबल है ना। दूध को पानी में डाल देंगे। लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई अगर वुडन पीस है, कोई लकड़ी में दाग लग गया किसी चीज़ का, या कुछ उसमें मड है तो उसको साफ़ करना है तो उसको पानी में डिप करके निकाल लेते हैं। कपड़ा धोना है तो पानी में, क्योंकि कपड़ा घुल नहीं जाएगा तुम्हारा पानी में, है ना। बुक को धो दोगे पानी में,
क्योंकि वो बुक पानी में घुल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब क्या, हम उसी गैस को वाटर से पास कराते हैं जो वाटर में सॉल्युबल, तो कहता है इट इज़ वर्चुअली सॉल्युबल इन वाटर। मतलब 1 लीटर पानी, 1 लीटर में कितना ml होता है? 1000 ml होता है। तो 1000 ml में सिर्फ 20 ml ही हाइड्रोजन इसमें सॉल्युबल है। 1000 में 20 ml घुल ही गया तो क्या हो गया? बहुत ज़्यादा तो नहीं घुल रहा है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? सो इट फॉर्म्स एन एक्सप्लोसिव मिक्सचर विथ एयर। क्या कहा? एयर के साथ हाइड्रोजन गैस एक्सप्लोसिव मिक्सचर फॉर्म करता है, इसलिए वी कैन नॉट कलेक्ट हाइड्रोजन गैस डायरेक्टली इन एयर, बट वी नीड इट टू बी पास थ्रू वाटर। एंड व्हाट इज द कलेक्शन मेथड यूज? आई एम रिपीटिंग, ऑफ वाटर। एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? क्योंकि वो एयर से लाइटर है। अगर वो एयर से हेवियर होता तो इस तरह से कलेक्ट नहीं करते। क्लियर है? अब हम लोग पढ़ेंगे, हमारे पास काफ़ी इम्प्योरिटीज़ होते हैं। जब ये प्रिपरेशन हो रहा है, हाइड्रोजन गैस जब प्रिपेयर हो रहे हैं, तो इसके साथ बहुत सारे इम्प्योरिटीज़ हम सारा लिस्ट कर देते हैं। हमारा एक इम्प्योरिटीज़ का नाम है हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S। क्या है इसका नाम? इसी का रॉटन एग स्मेल होता है। दूसरा है सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। तीसरा है नाइट्रोजन का ऑक्साइड्स, तो वी कैन राइट ऑक्साइड्स ऑफ NO2, है ना? तो ये सब अलग अलग ऑक्साइड्स है। फॉस्फाइन PH3, ठीक है। आर्साइन ASH3, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, वाटर वेपर H2O। तो ये हमारे लिस्ट ऑफ क्या है? सारे के सारे, ये सारे लिस्ट ऑफ इम्प्योरिटीज़ हैं। तो क्या आप जब हाइड्रोजन गैस को प्रिपेयर कर रहे हो तो आप चाहोगे कि ये सारे इम्प्योरिटीज़ हमेशा के लिए रहें? नहीं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके ये सारे इम्प्योरिटीज़ को कैसे हटाया जाए। तो इम्प्योरिटीज़ कैन बी रिमूव फ्रॉम हाइड्रोजन बाय पासिंग इट थ्रू, नंबर 1 हमारा पहला सॉल्यूशन है सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। अब कहता है सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है? सिल्वर होता है Ag+, और नाइट्रेट हमने पढ़ा है NO3-। तो क्या मिलके बनेगा? AgNO। और यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि इसका काम है आर्साइन और फोस्फाइन को हटाना। कैसे हटा रहा है? जब इसको पास करेंगे तो AsH3 से पास करेगा ना ये, तो क्या बनता है? सिल्वर आर्साइन, ठीक है। Ag3As, As का 3- होता है, ठीक है। तो Ag3As, फिर AgNO3 भी कुछ अमाउंट में वापस निकल जाएगा और बाकी बन जाएगा HNO3। क्या बनेगा? तो ये तुम्हें ध्यान रखना होगा कि हमने 6 मॉलिक्यूल्स लिया, तो 6 मॉलिक्यूल से 3 मॉलिक्यूल्स बाहर पूरा का पूरा आ गया, ठीक है। 1 मॉलिक्यूल ये बना और 3 मॉलिक्यूल्स ये बना। देखो यहाँ पर NO3 6 बार है ना, तो 3 बार यहाँ निकल गया और 3 बार यहाँ निकल गया। क्लियर है? यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है ना, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन निकल गया। AS 1 बार है तो 1 बार निकला। Ag 6 बार है ना, तो 3 यहाँ पर और 3 यहाँ पर। तो तुम्हें ये रिएक्शन को ध्यान रखना होगा। और सेम वे में अगर हमारे पास फॉस्फाइन PH3 है तो इसके भी उतने के साथ ही AgNO3 के साथ ही रिएक्शन कराएंगे। तो यहाँ पर भी सेम फॉर्मेट, 3 ठो वापस आ जाएगा। समझ रहे हो? नहीं बोल रहा है। और यहाँ पर भी 3 ठो HNO3 निकल जाएगा और ये क्या बन जाएगा? Ag3P, P फॉर फॉस्फाइन, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का जब रिएक्शन होता है ना, तो ये जो बन रहा है हमारा कंपाउंड, ये क्या है? ये उसको हटा देता है। किससे? हाइड्रोजन से आर्साइन और फॉस्फाइन को जब हम लोग सिल्वर नाइट्रेट से हाइड्रोजन गैस को पास कराएंगे तो फिर ये सबको उसमें हाइड्रोजन गैस में जो भी आर्साइन और फॉस्फाइन है वो सबको अपने सॉल्यूशन में घोल लेता है और हाइड्रोजन साप्ता निकल जाता है विथ रेसिडुअल इम्प्योरिटीज़। अभी ये इम्प्योरिटीज़ नहीं हटे हैं। अभी कौन कौन सा इम्प्योरिटीज़ हटा है? सिर्फ यही 2 इम्प्योरिटीज़ हटे हैं। अभी बाकी इम्प्योरिटीज़ को हटाना बाकी है। इसको नोट करो।
और हमारे पास ये रॉटन एग स्मेल वाला कौन सा इम्प्योरिटीज़ है, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हाइड्रोजन सल्फाइड को हटाने के लिए हमें लेड नाइट्रेट से पास करना पड़ता है। किससे पास करेंगे? तो लेड नाइट्रेट होता है PbNO3। क्या है? PbNO3 होल, Pb2+ होता है ना। और ये किससे पास कराएगा? हाइड्रोजन गैस को इसके सॉल्यूशन से पास करेंगे। तो उस हाइड्रोजन गैस में कौन सा इम्प्योरिटीज हटा देगा? H2S। तो आपको पता है ना Pb2+ और S2-। यहाँ देखो, ये Pb2+ और ये S2- क्या बनेगा? PbS। और H और NO3 क्या बन जाएगा? बैलेंस तो सब कर ही लेते हो, ठीक है। तो H कितना है? 2 है ना, तो यहाँ पर 2 लगा दो। ये हो गया हमारा रिएक्शन कंप्लीट। तो अभी तक हमने कितने इम्प्योरिटीज़ को हटा दिया? 3 इम्प्योरिटीज़ को हमने हटा दिया। अब हम हटाएंगे सल्फ़र को, सल्फ़र के कंपाउंड्स को, सल्फ़र डाइऑक्साइड्स को, फिर कार्बन डाइऑक्साइड्स को भी हटा देंगे और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को भी हटा देंगे, सिर्फ और सिर्फ किससे पास करा के? कॉस्टिक पोटैश सॉल्यूशन के साथ। कॉस्टिक पोटैश क्या होता है? KOH। कॉस्टिक सोडा क्या होता है? NaOH। पोटैश मीन्स पोटेशियम, सोडा मीन्स सोडियम, Na। ठीक है, पोटैश इज फॉर पोटेशियम एंड सोडा इज फॉर सोडियम। तो अब हम कॉस्टिक पोटैश मतलब KOH, सल्फर डाइऑक्साइड को भी हटाने में काम आता है, ठीक है। KOH कार्बन डाइऑक्साइड को भी हटाने में काम आएगा और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन NO2 को भी हटाने में। अब देखो तीनों का रिएक्शन क्या है, ठीक है। कि पोटेशियम इसके साथ क्या बनाएगा? सल्फाइड, पोटेशियम सल्फाइड। पोटेशियम का क्या पढ़े हो? K+। सल्फाइड का क्या होता है? सल्फेट होता है SO4 2-, तो सल्फाइड होता है SO3 2-। तो क्या बनेगा? K2SO + H2O, ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्साइड मतलब पानी। और यहाँ पर बनेगा पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3+, और ये भी बनेगा पोटेशियम नाइट्रेट होता है NO3-, नाइट्राइट होता है KNO2-। यहाँ पे NO2- हो जाएगा। तो ये नाइट्राइट और नाइट्रेट और साथ में पानी। हमने कहा था ना कुछ रिएक्शन सबको ध्यान भी रखने पड़ेंगे। तो ये रिएक्शंस कुछ ध्यान रखने का है कि यहाँ पर पोटेशियम इसके साथ सल्फाइड बना रहा है, इसके साथ कार्बोनेट बनाता है, ठीक है, और इसके साथ दोनों बनाता है, नाइट्राइट भी बनाता है और नाइट्रेट भी बनाता है। और कॉमन फीचर तीनों में क्या देखा आपने? कि वाटर तीनों में ही रिलीज हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज अ केस हमारा थर्ड रिएक्शन इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने का। अच्छा, इतने सारे इम्प्योरिटीज़ को हमने हटा दिया, अब कुछ बचा है क्या? अब सिर्फ और सिर्फ वाटर और पानी को। अगर तुम्हारे हाथ में पानी लग जाता है तो तुम टॉवेल यूज़ करते हो, इसको टॉवेल से पोंछने से तो नहीं होगा, क्या करोगे? वी विल यूज़ ड्राइंग एजेंट, ठीक है। क्या यूज़ करेंगे? हाँ, तो इतना पहले नोट कर लो। मतलब जब से हम लेक्चर कंटिन्यू किए हैं आज, तो इस पूरे लेक्चर में अभी तक आप सिर्फ लैबोरेटरी प्रिपरेशन पे ही फोकस है। कैसे प्रिपेयर करेंगे, किसको यूज़ करेंगे, क्या हमारा कलेक्शन मेथड है, साथ में क्या क्या इम्प्योरिटीज़ आया तो उसको हटाएंगे कैसे, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा? सारे इम्प्योरिटीज़ को हमने हटा दिया है, सिर्फ और सिर्फ क्या बचा है हमारा? वाटर वेपर। तो अब वाटर वेपर को हटाने का तो जो तरीका है उसे हम यहाँ पर साफ साफ लिख दे रहे हैं, ठीक है। हमारे पास होता है ड्राइंग एजेंट। तो ड्राइंग एजेंट में हमारे पास है फ्यूज्ड
कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, याद रहेगा ना नाम, या फिर कॉस्टिक पोटास, कॉस्टिक पोटैश स्टिक, या फिर फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड होता है P2O5, ठीक है। तो फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड हमने यहाँ पे लिखा है P2O5। ये सब के सब को हम लोग यूज़ कर सकते हैं किसको रिमूव करने के लिए, वाटर वेपर को रिमूव करने के लिए हम फ्यूज्ड कैल्शियम क्लोराइड भी यूज़ कर सकते हैं, कॉस्टिक पोटास भी यूज़ कर सकते हैं और फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड को भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोग हाइड्रोजन को मरकरी के ऊपर कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो Hg मरकरी है ये किस तरह का काम करेगा, बिल्कुल इनर्ट बिहेवियर दिखाएगा, ये कुछ खास रिएक्शन नहीं कर, बहुत शांत है ना, देख रहे हो अपने उसका पोजीशन, मरकरी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, एक्टिविटी सीरीज में नीचे में एकदम है। अब चांदी पे कलेक्ट कहाँ से करोगे, पैसा भी तो चाहिए चांदी खरीदने के लिए, तो मरकरी पे कलेक्ट कर लेते हैं, करने वाले सोना पे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो होप सो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। लेकिन किसी का क्वेश्चन हो सकता है कि सर हमने पढ़ा है कि सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, हम अभी तक किसका बात कर रहे थे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। लेकिन किसी का क्वेश्चन हो सकता है कि सर कॉन्क मतलब कंसनट्रेटेड H2SO4 जो होता है, सर हमने पढ़ा है कि वो भी एक अच्छा ड्राइंग एजेंट है या फिर डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। किसी से पानी छीनना है तो H2SO4 का कॉन्क ले लेंगे तो वो काम करेगा। तो फिर आप सर ये सब को क्यों यूज़ करते हैं, हाइड्रोजन को उसके साथ क्यों नहीं यूज़ करते? तो होता क्या है, हमारे पास अगर कॉन्क H2SO4 होगा और जब आप इसको हाइड्रोजन को यूज़ करोगे उससे पास करा के ड्राई करने के लिए, तो ये दोनों में रिएक्शन हो जाता है और वो बन जाता है H2O और SO2। हमारा पर्पस था पानी बनाना कि पानी हटाना, लेकिन ये इसके साथ चूँकि रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। अगर हमको किसी एसिड को ड्राई करना होगा तब हम उसको इससे पास करा सकते हैं, ठीक है। एसिड को ड्राई करने के लिए एसिड से पास कराएंगे, क्योंकि एसिड को एसिड से कोई लेना देना नहीं है ना। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर किसी बेस को करना होगा तो फिर वहाँ पे काम नहीं करेगा, क्योंकि एसिड और बेस क्या कर जाता है, रिएक्ट कर जाता है। तो हम अगर ड्राई करना है तो हम वैसा ही ड्राइंग एजेंट यूज़ करेंगे जो उसके साथ रिएक्शन ना करे। तो आपसे ये क्वेश्चन ज़रूर से पूछा जाएगा, चाहे मेरे टेस्ट में चाहे स्कूल के टेस्ट में, कि H2SO4 को क्यों नहीं यूज़ करते हैं हाइड्रोजन को ड्राई करने के लिए, कॉन्क H2SO4 को क्यों नहीं यूज़ करते हैं हाइड्रोजन को। सो योर आंसर शुड बी कि इट रिएक्ट्स विथ H2SO4 to produce water vapor and sulfur dioxide and thus defeats the purpose of reaction। हमारा purpose of reaction क्या था, हाइड्रोजन में से मॉइस्चर को हटाना, ना कि हमें ये सब को प्रोड्यूस करना। हमारा पर्पस हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करना है ना, ये तो हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करके वाटर बना दे रहा है, ठीक है। तो हमारा पर्पस ही खत्म हो जाएगा, आए कुछ और करने के लिए थे, करके कुछ और चले गए। होप सो यहाँ तक क्लियर है। So please pause the video to note it down.